हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल। जैसा कि आप सभी को पता है कि जॉनटेक ने डीएलबी एई के लिए एक टेस्ट सीरीज ओपन कर रखी है और इसका 5वां पेपर भी फुल लेंथ पेपर कंप्लीट हो चुका है। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम इस पेपर का वीडियो सोल्यूशन लेके आए हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं और आपने किस तरह से अटेम्प्ट किए हैं। देखिए, वीडियो सोल्यूशन के साथ साथ आपको अपने आप को एग्जाम भी करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। क्योंकि पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप कितनी कम नेगेटिव मार्किंग करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि आपने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया, कहाँ कहाँ गलती की है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, क्या आपकी एक्यूरेसी रही है। इन सारी बातों का एनालिसिस आपको इस वीडियो सोल्यूशन में करना है। बाकी आपको क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन है वो भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए हॉरिजॉन्टल जेट स्ट्राइक ए फ्रिक्शनलेस वर्टिकल प्लेट. The plan view is shown in figure. It is then divided into two parts as shown in figure. If the impact loss is neglected, what is the value of theta? देखो, यहाँ पर ये डिस्चार्ज है बेसिकली Q नॉट, और यहाँ पर ये इम्पैक्ट करता है तो दो डिस्चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो थीटा की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जो Q नॉट है वो दो डिस्चार्ज में डिवाइड हो गया है, बाकी कोई और लॉस कंसीडर किए नहीं है। तो Q नॉट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 एंड व्हाट इज Q1? Q1 इज इक्वल टू 2.5 इंटू Q नॉट। देखो, यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है सिंपल। यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी मास कंजर्वेशन इक्वेशन यूज करनी है और उसके बाद में जो Q2 आएगा वो कितना है आपका 0.75 Q नॉट। ठीक है जी। अब इसके बाद में इसने कहा है इंपैक्ट लॉस आर नेग्लेक्टेड। इंपैक्ट लॉस को आपने नेग्लेक्ट कर दिया है। सो द वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 एंड Q2। और वेलोसिटी जो है वो दोनों डायरेक्शन में क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो यहां से हमने इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन यूज करते हुए कि भैया मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, तो Q2 कितना आया था अपना? Q2 दिस इज द 0.75 Q नॉट और Q1 आपको दे रखा है 0.25 Q नॉट। यहां से मोमेंटम चेंज होगा और यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे रो Q नॉट V नॉट साइन थीटा रो Q2 V2 माइनस रो Q1 V1। ठीक है सब। तो बेसिकली जो वेलोसिटी है वो सब में कांस्टेंट रहने वाली है, सेम रहेगी। तो सिंपली अपन जब इसको डिफाइन करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 30 डिग्री। देखो, ये वीडियो अगर हम एक एक क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो बहुत डिटेलिंग में चली जाएगी और बहुत लेंथी भी बनेगी, इसलिए मैं थोड़ा ओवरव्यू पे ही चलूंगा यहाँ पर। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 30 डिग्री। चलिए, एन ऑरिफिस इज नॉन एज लार्ज ऑरिफिस व्हेन द हेड ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑरिफिस। लार्ज ऑरिफिस पूछा हुआ है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, मोर देन 15 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। मोर देन 15 टाइम्स नहीं, लार्ज ऑरिफिस कब डिफाइन किया जाता है? जब वो 5 टाइम्स ज्यादा हो, कम हो, लेस देन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। जो देखो किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, एन ऑरिफिस इज नॉन एज लार्ज ऑरिफिस व्हेन द हेड ऑफ लिक्विड इज लेस देन 5 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक वेट पूछ लिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। टेक स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, और वाटर का स्पेसिफिक वेट भी दे दिया 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक्सप्रेस द आंसर इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर न्यूटन में कैलकुलेट करोगे तो 10,000 इंटू 0.85, तो ये हो जाएगा आपका 8500 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और किलो न्यूटन में जाएंगे तो 8.5। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए, डायरेक्ट वहां से आपको स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला लगाना है। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी। तो यहां से इसको यूज कर लिया है, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एट द बेस ऑफ माउंटेन ए मर्करी बैरोमीटर रीड्स, बेस पर कितना है 700 mm, वेयर एज द टॉप इट रीड्स 500 mm, और टॉप पे पहाड़ पर चढ़ने के बाद में 500 रीड कर रहा है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.23 kg पर मीटर क्यूब इज अज्यूम कांस्टेंट, और डेंसिटी ऑफ एयर जो है बेस और टॉप तक
जो एयर की डेंसिटी है उसको अज्यूम कांस्टेंट अज्यूम किया है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द माउंटेन। तो बेसिकली मरकरी के हाइट में कितना डिफरेंस आया है, और वही उस केस में हम डेंसिटी के एयर के रेस्पेक्ट में हम इसको चेक कर लेंगे। डिफरेंस इन लेवल, सो डिफरेंस इन लेवल इन मरकरी, डिफरेंस इन मरकरी लेवल कितना आ रहा है 200 mm का। फॉर कैलकुलेटिंग हाइट ऑफ माउंटेन, तो प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू एयर इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू मरकरी, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो रो एयर जी इंटू एच, रो मरकरी इंटू जी, रो जी एच का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि प्रेशर डिफरेंस तो दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बेसिकली यहां से जो एच आएगा, क्योंकि आपको एयर की डेंसिटी दे रखी है और उसके साथ साथ आपको मरकरी की पता है ये 13.6, और फाइनल कैलकुलेशन से आएगा 2211.38, 2211, दैट इज आंसर डी। तो प्रेशर डिफरेंस इन एयर एंड प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू मरकरी, मरकरी की हाइट डिफरेंस कितनी आई थी 200। फ्रॉड नंबर 4, हाइड्रोलिक जंप इज 3.2, द टाइप ऑफ जंप इज ऑसिलेटिंग। देखिए फ्रॉड नंबर पे या फ्रॉड नंबर के अकॉर्डिंग हम हाइट ऑफ जंप्स को डिफाइन करते हैं। तो जैसे कई तरह के आपके यहाँ पर क्या होते हैं, जंप्स होते हैं। तो सबसे पहला है आपका अंडुलर जंप, जिसमें फ्रॉड नंबर 1.7 तक होगा, वीक जंप 1.7 से लेके 2.5 तक होगा, ऑसिलेटिंग में 2.5 से 4.5, और आपको जो वैल्यू दे रखी है वो है 3.2, तो इस रेंज में लाई कर रही है। इसके बाद स्टीडी जंप 4.5 से 9 तक, क्लियर, काफी अच्छा सोल्यूशन है। और स्ट्रॉन्ग जंप या चॉपी जंप जो हो जाएगा फ्रॉड नंबर 9 से ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी इंटीग्रेटेड व्हेन इट इज अज्यूम्ड दैट द फ्लूइड इज कंप्रेसिबल। इंटीग्रेटेड व्हेन इट इज अज्यूम्ड दैट, तो अजम्पशन पूछे हैं, फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, द फ्लो इज रोटेशनल and the velocity potential exists and the density is constant। देखिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है जी। नेक्स्ट, द स्टोन वेट 450 न्यूटन इन एयर एंड 250 न्यूटन इन वाटर, द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। देखो वाटर में वेट अपेरेंट वेट, और यहां पर एयर में वेट दे रखा है जो एक्चुअली इसका एक्चुअल वेट होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस बताएगा वो क्या बताएगा, वॉयेंट फोर्स, और वॉयेंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। तो यहां से इस कंसेप्ट से हम इसको यूज कर लेंगे। रियल वेट दे रखा है 450, अपेरेंट वेट दे रखा है 250, दोनों को यहां हम जब इनका डिफरेंस देखेंगे, हाँ, तो वॉयेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रियल वेट माइनस अपेरेंट वेट, 200 न्यूटन आ गया। इससे हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे यहां पर, क्योंकि वॉयेंट फोर्स कितना दे रखा है आपको, डिफरेंस से आ गया 200 न्यूटन। सो वॉयेंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, तो वॉल्यूम जो होगा वो बॉडी के बराबर होगा, और यहां से जो वॉल्यूम आएगा 0.2। तो आंसर एक बार देखिए क्या है, 0.02, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर पाइप for a pipe, L and D are length and diameter for pipe respectively. V is velocity of flow through the pipe. Then according to Darcy-Weisbach equation, the head loss due to friction resistance HF is given as। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। जो हेड लॉस होगा दैट इज द FLB स्क्वायर अपॉन 2DG, और F कितना होगा 4F। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, एक है फ्रिक्शन फैक्टर और एक है आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट। आपको क्वेश्चन में दे रखा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल F, फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 4 स्मॉल f। बस इसको पुट करना है इस फॉर्मूले में, और आंसर आ जाएगा 2FLV स्क्वायर अपॉन GD। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है आपका BMC से, एक बार डिस्कस करते हैं। While comparing English bond and Flemish bond, following statement have been made। तो फर्स्ट और अच्छा देख लेते हैं क्या पूछा है, which of above statements are not correct। not correct पूछा हुआ है, ठीक है। appearance of English bond is more attractive than the Flemish bond। देखो जो appearance होता है वो Flemish bond का ज्यादा अच्छा होता है,
तो इसके लिए जो ये ए ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। फ्लेमिश बॉन्ड इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड, बिल्कुल फ्लेमिश बॉन्ड जो है वो मोर इकोनॉमिकल होता है, तो यहां पर आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 1.5 bricks the thick wall construct in Flemish bond has more strength to compared 1.5 brick thick wall constructed with English bond। देखिए सेम थिकनेस की अगर हम फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड की बात करें तो स्ट्रेंथ इंग्लिश बॉन्ड में ज्यादा आएगी, तो ये एक ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ ए और सी इनकरेक्ट है, ए एंड सी आर नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बाकी इसमें डिटेलिंग आपको दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर इनकरेक्ट पूछा है, तो देखो थोड़ा इन पे ध्यान रखें कि क्या पूछा है। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ें। तो यहां पर है रेजिडुअल डज नॉट एक्सीड 10% व्हेन सीव्ड थ्रू IS सीव नंबर 9, साउंडनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 10। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, तो एक बार आप पढ़िए यहां पर। तो परसेंटेज ऑफ रेजिडुअल बाय वेट एंड स्पेसिफिक सरफेस एरिया नॉट लेस देन, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10% है बाय वेट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ये आपके ये दे दिया रेजिडुअल डज नॉट एक्सीड 10%। ठीक है, साउंडनेस वेरीज फ्रॉम 10 to 5 to कितना 10, तो बेसिकली ये भी सही है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 5 to 10 mm, और एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। OPC के लिए शुड नॉट एक्सीड 10 mm साउंडनेस वैल्यू। नेक्स्ट जो दे रखा है वो है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट लेस देन 30 मिनट, ये भी सही है। कंप्रेसिव स्ट्रेस आफ्टर 7 days इज नॉट लेस देन 16 MPa, और देखो यहां पर दे रखा है OPC की 3 days की जो है वो 16 MPa से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 7 दिन की जो है वो 22 MPa से कम नहीं होनी चाहिए, और 28 दिन की जो है वो 33 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नाउ नेक्स्ट है फॉर ए कॉन्क्रीट मिक्स रेशियो ऑफ 1:4 द बल्किंग ऑफ सैंड इज 15%। इफ बल्किंग करेक्शन इज नॉट अप्लाइड टू सैंड देन द what would be the ratio of dry sand per unit volume of cement, per unit volume of cement। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए एज पर IS कोड 2386 फॉर्मूला ऑफ बल्किंग सैंड इज इक्वल टू A minus B upon B into 100, दिस इज द बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है साहब, A जो है बल्किंग वेट बल्किंग सैंड है, और B जो है वो ड्राई सैंड है। अब अपने को जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1:4, सो दैट मान के चलिए सीमेंट का क्वांटिटी है x, सैंड का हो गया 2x, और एग्रीगेट्स का कितना हो गया 4x। बल्किंग ऑफ सैंड कितना है 15%, तो बल्किंग ऑफ सैंड इज इक्वल टू A minus B upon B, और यहां से सारी वैल्यूज पुट की हमने, और सैंड कितना था बल्किंग 2x, तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो B बाय हेंस रेशियो ऑफ ड्राई सैंड टू सीमेंट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट B बाई सीमेंट वो आएगा 1.739। ठीक है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.739 मतलब 4। फॉर रूमीनेस द लेंथ टू विड्थ रेशियो शुड बी, तो बेसिकली लेंथ टू विड्थ रेशियो जो होगा, जैसे अपन जो परफेक्ट रूम होता है वो बेसिकली उसकी डायमेंशन होती है 10/12 से लेके 10/15, 10/12 से लेके 15, तो जो रेशियो जा रहा है वो आपका जाएगा 1.2:1 से लेके 1.5:1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, प्रेशर एप्लीकेशन, ब्रश एप्लीकेशन, डिपिंग, ओपन टैंक एप्लीकेशन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज मेथड। तो एक्चुअली ये जो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर हम करते हैं तो कौन कौन सी प्रोसेस हम पहले करते हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम, अब ऐसे तो प्रोसेस तो कई सारी है यहाँ पर, बट प्रेशर एप्लीकेशन जो है वो लास्ट स्टेज में आता है, ओपन टैंक एप्लीकेशन जो है प्रेशर एप्लीकेशन से पहले आता है, ब्रश एप्लीकेशन सबसे पहले आ जाएगा आपका, तो ब्रश एप्लीकेशन फर्स्ट वन, उसके बाद डिपिंग, उसके बाद ओपन टैंक एप्लीकेशन, उसके बाद में प्रेशर एप्लीकेशन। तो 2 3 4 1 जा रहा है आपका इसमें ऑप्शन सी।
और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये प्रोसेस है, मतलब मेथड्स है। ब्रशिंग हो गया, चेयरिंग हो गया, डिपिंग एंड स्टेपिंग हो गया, हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट हो गया, इंजेक्शन अंडर प्रेशर एंड स्प्रेइंग। ये 6 सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द IS 456/2000 द रिकमेंडेड स्लम्प रेंज फॉर इन सिटू पाइलिंग यूजिंग कंक्रीट। तो इन सिटू पाइलिंग के लिए जो स्लम्प की वैल्यू होती है वो 100 से 150 होती है। बाकी एक टेबल है और देखो यहाँ इस टेबल में इन सिटू पाइलिंग 100 एंड 150, मिनिमम स्लम्प 100 और मैक्सिमम स्लम्प हो जाएगा आपका 150। द डेवलपमेंट ऑफ हेयर लाइक क्रैक्स यूजुअली इन an irregular pattern caused by shrinkage of concrete surface is called as irregular pattern, वो उसको हम बोलते हैं क्रेजिंग। बाकी ब्लिस्टरिंग क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है, लेटेंस क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समराइज की है इस सॉल्यूशन में। और आपको इन सब चीजों के लिए यू शुड बी फ्रूटफुल एंड यू शुड बी थैंकफुल, क्योंकि इतना अच्छा सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप एक एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पेपर का पैटर्न जो है, पेपर में हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, आपको टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और मॉडरेट तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम कर सकते हैं कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं और किस तरह से आपने तैयारी की है, कि आपको टफ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग रहे हैं या इजी क्वेश्चन भी हार्ड लग रहे हैं, उससे आप अपनी प्रिपरेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आरसीसी से है। चलिए, एज पर IS 456 द pH वैल्यू ऑफ वाटर फॉर कॉन्क्रीट मिक्स शैल नॉट बी लेस देन, फॉर कॉन्क्रीट मिक्स द pH ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, डेटाबेस है। नेक्स्ट पढ़ो, pick up the correct statement from the following, the bent up bars at support resist the negative bending moment। बिल्कुल, bent up bars जो है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स को रजिस्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, the bent up bars at a support resist the shearing force। बिल्कुल, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, shear force, इन सबको रजिस्ट कर सकती है। बेंट अप बार्स जो है इंक्लाइंड होती हैं 45 डिग्री एंगल पर, तो इसका मतलब तो यहां पर सारे स्टेटमेंट ही आपके सही हैं, ऑल ऑफ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन रीइंफोर्समेंट ऑफ आरसीसी स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार स्पेस्ड एट 100 mm सेंटर टू सेंटर। इफ 10 mm bars are to be replaced by 12 mm bars, then the spacing with respect to current spacing would be increased by। देखो, ये पूछा है कि अगर 10 mm की बार है और उनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 100 mm, अगर इनको रिप्लेस कर दिया जाए 12 mm से, तो स्पेसिंग कितने से इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, जो भी है। तो बेसिकली जो स्पेसिंग होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू फाई स्क्वायर, इसी कंसेप्ट को यहां यूज किया है। सो स्पेसिंग प्रोपोर्शनल टू फाई स्क्वायर डायमीटर स्क्वायर। तो यहां पर स्पेसिंग S2 पूछा है, 12 दे रखा है, 10 दे रखा है, बाकी कैलकुलेशन करेंगे तो 14.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इंक्रीज्ड बाय कितना, यहां हो जाएगा आपका, वैसे तो क्वेश्चन होना चाहिए था इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज टू। ठीक है, अगर हम देखें इंक्रीज बाय तो कितना बढ़ गया, अभी पहले था 100 mm और अभी हो गया ये 144, तो 44 mm से ये इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज बाय 44 mm। तो थोड़ा सा करेक्शन है, देख लीजिएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पर सही मान रखा है, सी 14.4, मतलब नई जो स्पेसिंग आएगी वो 14.4 सेंटीमीटर आएगी, 144 mm। If the estimated modulus of elasticity is 30 GPa, then the probable variation according to the IS 456 of actual value in GPa could be between। तो जो probable variation होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में वो 20% प्लस माइनस होता है। तो बस आप इस 30 का 20% देख लीजिए, 30 का 20% होगा कितना यहाँ पर 6, तो 30 प्लस माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 और 36, ऑप्शन बी। एज पर द IS कोड जो वेरिएशन है
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में वो ±20% होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो कितना है, 24 से 36। द मैक्सिमम सीमेंट रेशियो इन कॉन्क्रीट एक्सक्लूडिंग फ्लाई एश एंड ग्राउंडेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग शुड नॉट बी एक्सीड। देखिए डायरेक्ट कोडल प्रोविजन है और ये बताया गया है द मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इन कॉन्क्रीट एक्सक्लूडिंग फ्लाई एश को छोड़ दीजिए, एंड ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग शुड नॉट बी कंटेन 450 kg per meter क्यूब। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन, अब देखो क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डेवलपमेंट लेंथ का क्वेश्चन है और कंप्रेशन में पहली बात, ठीक है, तो 1.6 जैसे ही आए पॉइंट आउट कीजिए, कंप्रेशन है 1.6 फॉर 20 mm डायमीटर डिफॉर्म्ड बार है, ग्रेड दे रखिए 415 तो 1.25, और इसके अकॉर्डिंग तो डेवलपमेंट लेंथ इजीली आ जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेस कितना दे रखा है 1.4, तो ये इंक्रीज हो जाएगा आपका 1.25 इंटू 1.6 इंटू 1.4, इससे ये बॉन्ड स्ट्रेस आ जाएगा। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एल डी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू 5/4, जो भी है फॉर्मूला उसमें हमने इनको पुट किया, आंसर आएगा आपका 645। बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये याद रखने का था कि कितने कितने से ये इंक्रीज हो रहे हैं। लैप स्प्लाइसेस शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट एडिशनल प्रिकॉशन बियॉन्ड बार। देखो ये थोड़ा सा लैप स्प्लाइसेस की बात की है, अब कोडल प्रोविजन जो है थोड़े से उनमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग तो आंसर जाएगा आपका 32, लेकिन जो पुरानी वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग आंसर है 36। आई थिंक ये यहां पर मेंशन भी किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 क्लॉज नंबर 26.2.2.5.1a लैप स्प्लाइसेस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स larger than 36 mm without additional precaution, but according to third amendment of IS 456/2000 in 2007 the value was changed from 36 mm to 32 mm। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन है एंड बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आपको पुरानी वैल्यूज भी बताई गई है, नई वैल्यूज भी बताई गई हैं, क्या चेंज हो रहा है, क्या किस तरह से पेपर बनाए जा रहे हैं, उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं कि कितना अच्छा सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किया गया है। चलिए, द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम, सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम है, इफेक्टिव डेप्थ है उसकी 300 mm, द सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स्ड एंड न्यूट्रल एक्सिस इज 120 mm बिलो द टॉप से 120 mm, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ दे रखी है। If maximum stress attained by concrete is 5 Newton per mm square and modular ratio is 18, then the stress developed in steel will be, देखो मॉड्यूलर रेशो दिया है, WSM से सॉल्व करेंगे, XU दे रखा है, तो डायरेक्ट हम SU का फॉर्मूला लगा सकते हैं, XU इज इक्वल टू M इंटू सी अपॉन M इंटू सी प्लस T इंटू डी। तो इफेक्टिव डेप्थ रखिए 300, XU की वैल्यू रखिए 120, कंप्रेशन में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना रहा है 5, तो टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो टी इज इक्वल टू 135 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको आइडिया लगाना है कि क्वेश्चन कहां से पूछा है। WSM LSM मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू दे रखी है और XU क्रिटिकल जो न्यूट्रल एक्सिस है उसकी डेप्थ दे रखी है, लिमिटिंग डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ, तो आंसर हो जाएगा आपका 135, बी ऑप्शन। नाउ अब जो क्वेश्चन है वो इरिगेशन से है, देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लेने-क्रिडल इक्वेशन टू डिटरमाइन द रन ऑफ कोफिशिएंट? नहीं, इससे हम रन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेट नहीं करते हैं, इससे हम यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, टू एस्टिमेट द एवापोट्रांसपिरेशन लॉस, बिल्कुल एवापोट्रांसपिरेशन लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ एज वन मूव्स फ्रॉम हेड ऑफ द कैनाल टू द फील्ड द ड्यूटी ऑफ वाटर, जैसे ही हम हेड ऑफ द कैनाल से फील्ड की तरफ बढ़ते हैं तो ड्यूटी ऑफ वाटर इंक्रीज होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी ओवरऑल इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सब कुछ बनाया हुआ है, रिवर, मेन कैनाल, हेड रेगुलेटर से ब्रांच कैनाल, फिर इस तरह से जो लास्ट में जाके यहाँ पर फील्ड जो है, जो ड्यूटी है वो देखो किस तरह से बढ़ती हुई जा रही है।
Why is it required to provide a cross regulator on a main canal? देखो, क्रॉस रेगुलेटर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जिससे हम पानी को इकट्ठा कर सकें और उसको ब्रांच कैनाल में ऑफटेक करा सकें। तो देखो, मेन कैनाल या पेरेंट कैनाल है, उसमें क्रॉस रेगुलेटर बनाया हुआ है, उसके ये इसलिए बनाया जाता है यहां से जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल कर सके, और जो यहां पर जो ब्रांच कैनाल है उसमें भी पानी हम ऑफटेक कर सकें। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार, क्या क्या कह रहा है। टू लेट मैक्सिमम सिल्ट टू बी कैरीड इनटू द ब्रांच कैनाल, नहीं। टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ सिल्ट एंटरिंग इन द ब्रांच कैनाल, सिल्ट का कोई कंसर्न नहीं है यहां पर। टू मिनिमाइज द evaporation losses, नहीं। टू कैरी द कैनाल अक्रॉस द ड्रेन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। A canal was designed to supply the irrigation need for 1200 hectares of land growing rice of 140 days base period having delta। ठीक है, कैनाल डिजाइन की है और राइस की क्रॉपिंग करने के लिए एरिया दे रखा है 1200 हेक्टर, 140 दिन उसका बेस पीरियड और डेल्टा दे रखा है। तो कैनाल में ड्यूटी ऑफ वाटर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। If this canal water is used to irrigate wheat of base period 120 days having a delta of 52 सेंटीमीटर, the area that can be irrigated। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको दे रखा है कि राइस की क्रॉपिंग करने के लिए हमने जो कैनाल डिजाइन की है उससे हम 1200 हेक्टेयर फील्ड को 1200 हेक्टेयर फील्ड को 140 दिन बेस पीरियड के लिए 134 सेंटीमीटर डेल्टा के लिए हम क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो हम यहां से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैनाल में डिस्चार्ज कितना है। उसके बाद जो डिस्चार्ज आएगा उस डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि हम राइस की अगर वीट की अगर खेती करते हैं, गेहूं की अगर खेती करते हैं और उसके लिए बेस पीरियड है 120 और जो डेल्टा है वो 52 सेंटीमीटर है, 52 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है हम लार्जर फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। 1200 से तो ज्यादा आएगा आंसर, तो एक ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। और अगर हम कंपैरिजन भी करें तो 52 यहां पर इसकी जो डेल्टा है वो 52 है और यहां पर जो इसका डेल्टा है वो 134 है। यहाँ बेस पीरियड भी कम किया हुआ है, बेस पीरियड भी ज्यादा है, बस थोड़ा बहुत कम किया है, ज्यादा नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा वो अभी तुक्का तो नहीं लगाएंगे, सॉल्व तो करेंगे, बट नियर अबाउट 1230 तो नहीं आएगा, 1730। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं। क्योंकि जो डेल्टा जो है वो कितना कर दिया, ऑलमोस्ट आधा कर दिया। ये 140 है और ये 52 है। चलो कोई नहीं, तो यहां से पहले इस पूरी कैलकुलेशन से हम ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे। राइस के लिए ड्यूटी कितनी आई है, 902.69 हेक्टेयर पर क्यूमेक राइस के लिए। एरिया कितना इरिगेट कर रहे हैं हम, 1200। अब डिस्चार्ज रिक्वायर्ड टू इरिगेट 1200 हेक्टेयर, तो 1200 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट करने के लिए ड्यूटी आ गया हमारे पास। अब यहां से हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्यूटी आ गया हेक्टेयर पर क्यूमेक, एरिया दे रखा है आपको हेक्टेयर में, तो यहां से कैनाल का डिस्चार्ज आ जाएगा और कैनाल का डिस्चार्ज है 1.329 क्यूमेक। अब अगर इसी डिस्चार्ज के साथ में हम वीट की क्रॉपिंग के लिए फील्ड को इरिगेट करते हैं तो टोटल एरिया ऑफ इरिगेटेड फील्ड कितना आएगा। दिस कैनाल वाटर इज यूज्ड टू इरिगेट वीट ऑफ ए बेस पीरियड 120 दिन। बेस पीरियड थोड़ा कम किया है, 140 से 120 दिन, तो कम दिन तक हम पानी देंगे। लेकिन अगर हम देखें तो जो डेल्टा है, जो डेप्थ ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड जो है वो 100 कितना था, वो एक बार चेक कर लेते हैं, 134 से 52 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब जस्ट आधे से भी कम कर दिया है। तो हम ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, इतना आइडिया मैं लगा सकता हूं यहां से। तो आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से वीट के लिए जो ड्यूटी आएगी वो आएगी 1993.85 हेक्टेयर क्यूमेक, और इस ड्यूटी के साथ में गिवन डिस्चार्ज के साथ में जो एरिया इरिगेट कर सकते हैं वो है 2650। तो जो आंसर था वो था 2650। तो मैंने कहा था दो ऑप्शन तो आपके, जो 1200 के पास में जो 1730 क्लोज है वो तो वैसे ही आउट हो गया, 543 वो कम है वो तो वैसे ही आउट हो गया, तो दो बच्चे हैं
और उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए कोई नहीं। ब्लाइस थ्योरी ऑफ सीपेज अज्यूम इक्वल वेटेज टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही यहां पर करेक्ट है, अजम्पशन पूछा है। ठीक है जी। नेक्स्ट, चलिए एक बार देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी। नंबर 68, नाउ 69 क्वेश्चन। A catchment may be idealized as a rectangle. There are 3 rain gauges located inside the catchment at arbitrary location. The average precipitation over the catchment is estimated by 2 methods, arithmetic mean method और Thesan polygon method. और इसके बाद में यहां पूछा गया है which one of the following statement is correct. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। P is always smaller than PT. PA is smaller than PT. PA is always equal to PT. एक्चुअली देखो यहां एक्यूरेसी जो है ना वो तो बता सकते हैं, जो थीजन पॉलीगन मेथड हम यूज करेंगे उससे जो वैल्यू आएगी एवरेज प्रेसिपिटेशन की वो ज्यादा एक्यूरेट आएगी एज कंपेयर टू अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, अरिथमेटिक मीन मेथड। ठीक है, बट ऐसे नहीं कह सकते कि कौन सी ज्यादा आएगी कौन सी कम आएगी। हाँ, कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है इनमें, तो देयर इज नो डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन पीए एंड पीटी। एग्जैक्टली, तो ऑप्शन सी इज मोस्ट करेक्ट। नाउ 70 क्वेश्चन, हाईवे से है। द कोफिशिएंट ऑफ एवरेज रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ ए रोड इज एफ आर एंड इट्स सबग्रेड इज जी प्लस जी%। इफ द ग्रेड ऑफ दिस रोड इज डबल्ड, ग्रेड को डबल कर दे, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर द डिजाइन व्हीकल टू कम स्टॉप, मतलब व्हीकल रुकेगा, मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल, assume all other parameter are unchanged। तो परसेंटेज चेंज इन ब्रेकिंग डिस्टेंस पहले कितनी थी उसके अकॉर्डिंग अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो LB1 माइनस LB2 अपॉन LB1। अब LB1 और LB2 क्या होगा, वो ब्रेकिंग डिस्टेंस वाला यहाँ फॉर्मूला लगाया है, एक में हमने बस इसको डबल कर दिया है। LB1 में पहले G था, अब इसको 2G कर दिया है। बाकी ये रिलेशन यूज करके और जो फाइनल परसेंटेज आएगा वो आएगा 0.1G। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ये सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट ऐसा नहीं है। परसेंटेज चेंज पूछा है ब्रेकिंग डिस्टेंस में और उसको इसमें केवल जी को चेंज करना है, तो यहां आपको फॉर्मूला पता ही है, b²/254 इंटू एफ आर प्लस n%, जो भी जी की वैल्यू है ग्रेडियंट की, तो वो पुट करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। गिव्स एन आइडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव्स एन आइडिया वेदर the alignment of the road followed is suitable, useful and profitable or not for the people। मतलब इनमें से कौन सा प्लान जो है वो इस बात का आइडिया देता है कि जो रोड का अलाइनमेंट है वो सूटेबल है, यूजफुल है और प्रॉफिटेबल है। तो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंडेक्स प्लान हमको बताता है कि ये रोड का जो अलाइनमेंट है वो लोगों के लिए सूटेबल होगा, फ्रूटफुल होगा, प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, बाकी इनमें और भी जो प्लान्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो जरूर पढ़ें। एज पर IRC 37 2012 in order to control subgrade rutting in flexible pavement, the parameter to be considered is। देखो सबग्रेड रटिंग को कंट्रोल करने के लिए हम वर्टिकल स्ट्रेन की बात करते हैं कि टॉप लेयर्स में या टॉप सबग्रेड में वर्टिकल स्ट्रेन को कंट्रोल किया जाए। सो वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन द टॉप ऑफ सबग्रेड, तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दे रखा है यहां पर 1.41 इंटू 10⁻⁻8 और इसमें जो EV है वो है वर्टिकल स्ट्रेन इन सबग्रेड। ठीक है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी इज टू बी कैरीड आउट एट ए लार्ज इंटरसेक्शन। अब देखो ओरिजिन OD स्टडी कर रहे हैं और कहां पर कर रहे हैं, लार्ज इंटरसेक्शन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शैल बी प्रिफर्ड फॉर सच ए केस। लार्ज इंटरसेक्शंस पर हम लाइसेंस प्लेट मेथड यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी
और सबकी सूटेबिलिटी भी लिखी हुई है, क्योंकि कई सारे मेथड्स हैं लाइसेंस प्लेट मेथड के अलावा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज 20 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व such that the ratio of centrifugal force on vehicle to its weight is 1:1:4। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r और वेट हो जाएगा mg, और ये होना चाहिए 1:1/4। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v²/gr 1/4। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज किया गया है। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेट ऑफ व्हीकल mg, तो v²/gr कितना हो गया अपना 1/4। तो यहाँ से सारी वैल्यूज दे रखी है, r कैलकुलेट करना है, r कितना आ जाएगा 160। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको v की वैल्यू गिवन है, v दे रखा है आपको 20 मीटर पर सेकंड में, इसको kmph में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो आप। तो 160। What is the approximate bitumen content expressed in percentage in refined asphalt? देखो कई तरह की एस्फाल्ट होती है, रिफाइंड एस्फाल्ट, मैस्टिक एस्फाल्ट, लिक्विड एस्फाल्ट। तो हर तरह के एस्फाल्ट में एक अप्रोक्सीमेट बिटुमेन कंटेंट होता है, तो रिफाइंड में होता है 52। और हर तरह की एस्फाल्ट के बारे में आपको यहाँ अच्छे से बताया हुआ है, रिफाइंड, न्यूट्रल, रॉक, मैस्टिक, लिक्विड एस्फाल्ट। तो आप इसको जरूर पढ़ें, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज द इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ ए ब्रिज एंड सुपर स्ट्रक्चर। देखो सुपर स्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ ए ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर, पाइल और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में एक ब्रिज में क्या लगा होता है, पियर। तो जो इंटरमीडिएट सपोर्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पियर। पाइल फाउंडेशन, सुपर स्ट्रक्चर डेक, और उसके बीच में जो सपोर्ट होता है, कॉलम होता है, उसको हम बोलते हैं पियर। ठीक है, व्हाट इज द रूलिंग डिजाइन स्पीड इन प्लेन टेरेन फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR। और रूलिंग डिजाइन स्पीड पूछिए प्लेन टेरेन में, तो वो होता है 65 ODR के लिए। देखो रूलिंग है, ये मिनिमम है 50 kmph। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये टेबल याद होनी चाहिए। इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल आर 18 and 6, ठीक है, देन द थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए ट्रैफिक लेन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहां पर है थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी C इज इक्वल टू 1000 इंटू V अपॉन S। S आ जाएगा आपका 18 + 6 24, और V की वैल्यू आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है, यहां आपको kmph में पुट करनी पड़ेगी। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 1500 व्हीकल पर आवर, 1500 व्हीकल पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 वोल्टेड प्लेट्स, स्टील से क्वेश्चन है, 2 वोल्टेड प्लेट्स अंडर टेंशन विद अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट्स आर shown in figure 1 and 2. The hole diameter, pitch and gauge length are DPG respectively. ठीक है, क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं पहले। Which one of the following condition must be ensured to have higher net tensile capacity of configuration shown in figure? Okay, तो देखो यहां पर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है स्टैगर्ड पिचिंग में, स्टैगर्ड रिवेटिंग में ज्यादा होता है, स्टैगर्ड बोल्टिंग में ज्यादा होता है। तो इस केस में जो एरिया होगा, टेंसाइल एरिया या नेट एरिया जो होगा, इट शुड बी मोर देन द एरिया इन दिस सेक्शन। तो रजिस्टिंग एरिया इसमें ज्यादा होता है और होना भी चाहिए, वो कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी है। तो बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो आंसर आपका बनेगा ना, वो मैं पहले लगा देता हूं, P²/4GD। ये आंसर में पहले लगा दिया, अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो स्ट्रेंथ है वो स्टैगर्ड में ज्यादा होनी चाहिए। अब वहां पर नेट एरिया जो है वो नेट एरिया ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन नेट एरिया इन 1। वो स्टैगर्ड करेक्शन है, तो B-2D + P²/4G इंटू T शुड बी ग्रेटर देन B-D इंटू T1। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी आपकी वो बनेगी P² ग्रेटर देन 4GD। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से पूछा है।
आउटस्टैंडिंग लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ ए चैनल इज मेजर्ड एज नॉमिनल विड्थ ऑफ सेक्शन। डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा है, जो आउटस्टैंडिंग लेंथ होती है उसको नॉमिनल विड्थ ऑफ सेक्शन कहा जाता है। इन कंप्रेशन मेंबर आउटस्टैंडिंग विड्थ इज टेकन एज W, इट मींस नॉमिनल विड्थ ऑफ सेक्शन। ठीक है। The effective length L of a simply supported beam with ends restrained against torsion and also ends of compression flange partially restrained against lateral bending is given as। तो देखिए यहां जो आंसर होगा दैट इज L इज इक्वल टू 0.85 स्पान लेंथ, और इसके लिए आपको सारी टेबल्स दे रखी हैं, सारी कंडीशंस दे रखी हैं, तो एक बार इनको पढ़ें और आंसर टिक करें। देखो यहां पर एक एक आपको यहां डेटा दे रखा है बहुत अच्छा तरीके से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अभी जो सॉल्व किया है 81, नाउ 82। द नंबर ऑफ सीस्मिक जोन्स इन विच द कंट्री हैज बीन डिवाइडेड आर। पहले देखो 5 थे लेकिन अभी 4 हैं। जोन नंबर 1 को यहां टर्मिनेट कर दिया गया है, और आई थिंक ये भी स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। Previously as per the IS 1893 part 1 1970 based on the levels of intensity of sustained during damaging past earthquakes, the zone map subdivided India into 5 zones। ठीक है, previously, but now as per the Bureau of Indian Standard the country has grouped into 4 seismic zones, 2 3 4 5। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा नहीं है इस बार, तो 1 नहीं है, अभी 1 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंप्रेशन मेंबर विथ डबल एंगल सेक्शन अनइक्वल एंगल आर प्रेफर्ड टू इक्वल एंगल बिकॉज। देखो डबल एंगल सेक्शन है, अब ये कह रहा है कि जो अनइक्वल एंगल सेक्शन है ना वो क्यों प्रेफर किए जाते हैं एज कंपेयर टू इक्वल एंगल सेक्शन। तो अनइक्वल एंगल सेक्शन में जो मिनिमम रेडियस ऑफ गैरिएशन है वो हमको हाईएस्ट मिलती है, मैक्सिमम मिलती है, जिससे हम जो बेंडिंग है उसको, डिफ्लेक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दे लीड टू लार्ज वैल्यू ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, बी। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एनवायरमेंट से। चलो, द वेस्ट वाटर हैविंग एन ऑर्गेनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 54 मिलीग्राम पर लीटर is flowing at a steady rate of 0.8 meter cube per day through a detention tank of dimension 2, 4 and 2. If the contents of the tank are well mixed and decay content is 0.1 per day, the outlet concentration in milligram per liter। तो पहले तो ये देखेंगे कि जो डिस्चार्ज है वो कितने टाइम इस टैंक में रुकेगा। तो सबसे पहले आप डिटेंशन टाइम कैलकुलेट कीजिए। डिस्चार्ज दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। डिस्चार्ज है आपका 0.8 मीटर क्यूब पर डे, वॉल्यूम आपका आ जाएगा 2 × 2 × 2 से, और डिटेंशन टाइम आ गया यहाँ पर 20 डेज। तो 20 डेज तक यहाँ पर डाइजेशन चलता रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग एल टी इज इक्वल टू, यहाँ पर बीओडी की इक्वेशन यूज करके और हम कैलकुलेट कर लेंगे कि आउटलेट में कितना यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रहने वाला है। एल नॉट इनिशियली आपको दे रखा है कितना है 54, और जो कांस्टेंट दे रखा है वो 0.1 पर डे, और कितना टाइम लग रहा है अपने को 20। तो यहां से जो आंसर आएगा वो है कुछ भी नहीं है, 18 है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज। इफ 55 क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्लज डाइजेशन। तो स्लज डाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले होता है आपका हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद में एसिड फर्मेंटेशन, उसके बाद में एसिड रेग्रेशन, और उसके बाद में मीथेन फर्मेंटेशन। ओके, हाइड्रोलाइसिस, एसिडोजेनिस, दैट इज द एसिड फर्मेंटेशन। 3 ही स्टेप पूछिए हैं, तो एसिड रेग्रेशन को हटा रखा है यहां पर। मीथेनोजेनेसिस, मीथेनोजेनेसिस मतलब मीथेन फर्मेंटेशन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहां पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है 1 और 2। Anaerobic sludge digester by itself it considered to be better method than the other method of sludge treatment। बिल्कुल, क्योंकि एरोबिक डाइजेशन में क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर जाते हैं और सराउंडिंग एरिया को कंटामिनेट कर सकते हैं और इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो सकते हैं, जबकि एनारोबिक डाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब लेस अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है। ड्यूरिंग anaerobic sludge digestion CH4 is produced, ठीक है। Also rodents and other pets are attract when digester sludge is dried। देखो यहां पर
इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। CH4 जरूर प्रोड्यूस होती है, लेकिन इस तरह का रोडेंट्स और अदर पेट्स का कोई कंसर्न नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, CH4 प्रोड्यूस होती है लेकिन रोडेंट्स ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट, ए सेडिमेंटेशन टैंक्स रिमूव्स 210 kg of suspended solids per day. What will be the volume of sludge produced per day? Sludge produced per day if moisture content of sludge is 95% by its weight and specific gravity of bad sludge is 1.05. मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है स्लज का, तो इसमें 95, तो मान के चलो कि 100 kg ऑफ स्लज की बात कर रहे हैं, तो 100 kg ऑफ स्लज में 95 kg तो हो गया वाटर और 5 kg हो गया आपका सॉलिड। तो वही कैलकुलेशन हमको करनी है, 5%, 90%, 100% वेट स्लज, 5% सॉलिड वेस्ट, 95% वाटर और वेट स्लज हो जाएगी आपकी 100%। तो 100 kg के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो 5 kg ऑफ सॉलिड, क्योंकि हमको 210 kg ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड दे रखा है, ना कि वेट स्लज दे रखा है। तो 5 kg ऑफ वेस्ट, 5 kg सॉलिड वेस्ट मेक 100 kg ऑफ वेट स्लज, मतलब 5 kg सस्पेंडेड सॉलिड 100 kg वेट स्लज प्रोड्यूस करते हैं इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो 1 kg ऑफ सॉलिड वेस्ट मेक 20 kg ऑफ सुनाओ, 1 kg वेस्ट मेक 20 kg वेट स्लज। तो 1 kg सॉलिड कितना बना रहे हैं यहां पर, 20 kg वेट स्लज। तो 210 kg कितना बना देगा, तो 210 kg जो है वो 4200 kg वेट स्लज बनाएगा। तो वेट ऑफ वेट स्लज आ गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पता है वेट स्लज की कितनी है 1.05, तो यहां से यूनिट वेट आ जाएगा उसका कितना 1050 kg पर मीटर क्यूब, और उससे फिर वॉल्यूम आ जाएगा कितना 4 मीटर क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, द एलम व्हेन एडेड एज ए कोगुलेंट इन वाटर इट डज नॉट रिक्वायर्ड एल्किनिटी, गलत, एल्किनिटी होगी तभी ये रिएक्शन करेगा। डज नॉट अफेक्ट पीएच वैल्यू, बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, पीएच वैल्यू अफेक्ट होगी। इंक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, नहीं, डिक्रीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो उससे पीएच वैल्यू कम होती है। डिक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। द कॉमनली यूज इंडिकेटर फॉर मेजरिंग आयरन कंसंट्रेशन इन वाटर इज 1/10 फेनेंथ्रोलाइन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। 1/10 फेनेंथ्रोलाइन 89, बाकी सबके बारे में लिखा हुआ है। आयरन के लिए, एल्केनिटी के लिए मेथाइल ऑरेंज फेनोप्थलीन, हार्डनेस के लिए इरियोक्रोम ब्लैक टी, और क्लोराइड्स के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट है, इस सीवेज सैंपल इज हैविंग इनिशियल डिसॉल्व ऑक्सीजन 10, फाइनल 2, डाइल्यूशन कितना 1, द बीओडी ऑफ गिवन सीवेज सैंपल इज, तो इनिशियल माइनस फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1% है तो 100/1, 200 नहीं 800 मिलीग्राम पर लीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए सेप्टिक टैंक इज, सेप्टिक टैंक जो होता है एक एनारोबिक ऑन साइट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है, एनारोबिक मेथड ऑफ ऑन साइट सीवेज ट्रीटमेंट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल से, द हाईएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी हाईएस्ट स्पेसिफिक यील्ड फ्रॉम एन एक्यूफर विल बी फ्रॉम वाटर बियरिंग फॉर्मेशन, मतलब सॉइल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ क्ले, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ क्ले तो गलत हो जाएगा, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ग्रेवल फिर भी ठीक है, बोथ फॉर्मेशन ऑफ क्ले एंड कोर्स ग्रेवल, तो ये ऑप्शन तो गलत है। लास्ट वाला और पढ़ लेते हैं एक बार, ये क्या कह रहा है, एज फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ग्रेवल विल हैव मोर पोर्स दीज विल नॉट हैव एनी अदर होल। तो देखो यहां जो आंसर है वो तो आपका ये हो जाएगा, द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ग्रेवल विच हैव मैक्सिमम हाईएस्ट स्पेसिफिक यील्ड। ठीक है, 92 का आंसर बी हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ ए कंसोलिडेशन टेस्ट ऑन एन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल sampled at a depth of 10 meter below the ground level
और ये रिजल्ट्स दे रखे हैं आपको। सैचुरेटेड यूनिट वेट प्री कंसोलिडेशन प्रेशर 90, the water table was encountered at the ground level assuming the unit weight of water as 10 kilonewton per meter cube, the over consolidation ratio of soil। तो OCR ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या हो जाता है? प्रेजेंट स्ट्रेस, प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस अपॉन पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस। तो पास्ट तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? प्री कंसोलिडेशन प्रेशर 90 kPa, प्रेजेंट कैलकुलेट करना है बस आपको। तो ठीक है, मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट, तो सैचुरेटेड माइनस मतलब टोटल प्रेशर माइनस पोर वाटर प्रेशर, और यहां से आ रहा है आपका 60, तो 90 अपॉन 60 दैट इज 1.5। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस डेटा से थोड़ा सा गुमराह कर दिया जाता है। बाकी प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना था। प्री कंसोलिडेटेड प्रेशर तो आपको दे रखा है कि जो पहले लगा था। एन अर्दन डैम ऑफ हाइट एच is made of cohesive soil whose cohesion and unit weight are C and gamma respectively. If the factor of safety against cohesion is FC, the Taylor's stability number SN। देखो टेलर स्टेबिलिटी नंबर जो है इट इज डायरेक्टली गिवन एज C अपॉन गामा इंटू HC, और यहां जो फॉर्मूला है वो HC की टर्म में नहीं है, FC की टर्म में है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू HC अपॉन H, तो HC की जगह हम पुट कर देंगे H इंटू FC, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला C अपॉन गामा इंटू H इंटू FC, तो C अपॉन FC इंटू गामा इंटू H, ऑप्शन ए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। यूजिंग phi u is equal to 0 analysis and assuming planar failure as shown in figure, the minimum factor of safety against shear failure of vertical cut of height 4 meter in a pure clay having Cu दे रखा है कोहेजन 120 एंड गामा सैचुरेटेड दे रखा है आपका 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। एक्चुअल कट दे रखा है आपको 4 मीटर का, जो डेप्थ ऑफ या हाइट ऑफ कटिंग है वो 4 मीटर दे रखी है, तो हमको क्रिटिकल हाइट ऑफ कटिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्चुअल हाइट ऑफ कटिंग कितनी है 4, और मैक्सिमम हाइट ऑफ अनसपोर्टेड कट कितना हो जाएगा आपका 4C अपॉन गामा अंडर रूट के ए कैलकुलेट करेंगे। ये कोहेजन लेस सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है, फाई की वैल्यू 0 दे रखी है, तो इसलिए के ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब इस फॉर्मूले में अपन सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आएगा 24। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका हो जाएगा 24 अपॉन 4 दैट इज 6, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन कहां गए इसके, चलो कोई नहीं, इसका आंसर है आपका 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इफ ए ग्रेडिंग कर्व इज हॉरिजॉन्टल, अच्छा ध्यान से पढ़ें, इफ ग्रेडिंग कर्व इज हॉरिजॉन्टल, ग्रेडिंग कर्व हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब वो एक गैप ग्रेडिंग को बता रहा है, तो हॉरिजॉन्टल बिटवीन द पोर्शन ऑफ 20 mm IS sieve and 4.75 IS sieve, द ग्रेडेड एग्रीगेट डू नॉट कंटेन। तो जहां से लेके और जहां तक ये गैप ग्रेडेशन में है, हॉरिजॉन्टल है, उस बीच का पोर्शन तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो 20 mm पार्टिकल डज नॉट कंटेन, बिल्कुल सही है। 4.75 से लेके 20 तक का कोई भी पार्टिकल यहां लाई नहीं करेगा, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ ए सॉइल सैंपलर आर गिवन इन कटिंग एज, इनसाइड डायमीटर दे रखा है कटिंग एज का, आउटसाइड डायमीटर दे रखा है कटिंग एज का, सैंपलिंग ट्यूब का दे रखा है इनसाइड और आउटसाइड। पूछा क्या है एक बार देख लेते हैं। फॉर दिस सैंपलर द आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो, सो आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो इज इक्वल टू D2 माइनस D4 अपॉन D4, और ये आपको दे रखा है सैंपलर के लिए सारी वैल्यूज, देखो टेबल देखो, सैंपलर के लिए देखो कटिंग एज दे रखी है आपकी 100, दिस इज D2, और सैंपलिंग ट्यूब दे रखा है डायमीटर, आउटर डायमीटर वो दे रखा है 90, तो ये आ जाएगा आपका 11.11, D2 माइनस D4 अपॉन D4 आउटसाइड क्लियरेंस, तो ये है 11.11। ठीक है, अकॉर्डिंग टू तरजागी एंड पैक्स द रेशियो ऑफ D15 साइज ऑफ फिल्टर मटेरियल टू द D85 साइज ऑफ बेस मटेरियल शुड बी लेस देन 4, शुड बी लेस देन 4, डायरेक्ट प्रोविजन है, याद रखेंगे। बाकी सॉल्यूशन में और भी प्रोविजंस यहां पर आपको इंक्लूड किए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ 1 मीटर टू 2 मीटर इज प्लेस्ड एट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर in saturated clay having an unconfined compressive strength of 100 kilonewton per meter cube. Unconfined compressive strength दे रखी है कितना, 100 kilonewton per meter square. According to Scampton, the net ultimate bearing capacity, तो आपको यहां पर QU कितना दे रखा है, 100. QU दे रखा है 100, उससे आपका कितना आ जाएगा C यहां पर, एंड क्यू एन यू स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, CNC. ठीक है, C हमको पता है वो हो जाएगा 100/2. C कितना हो जाएगा, 100/2, क्योंकि आपको दे रखा है यहां पर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100. ठीक है साहब. दूसरी बात, अब हमको स्कैम्पटन का एनालिसिस करना है, रेक्टेंगुलर फुटिंग है इसलिए हमको DF/B चेक करना पड़ेगा, और DF/B जो है वो है 2.5 से कम. DF है 2 और B है 1, तो 2.5 से कम है, तो उस केस में हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब DF/B 2.5 से कम है तो NC की वैल्यू जो आएगी, 5 इंटू 1 प्लस 0.2 B/L, और B जो होगा वो स्मॉलर डायमेंशन होगी फुटिंग्स में, प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0.2 DF/B. तो सारी वैल्यूज आप पुट कीजिए और यहां से आपका आंसर जो आ रहा है दैट इज 385. क्वेश्चन जो है अच्छा है, इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रॉपर है तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, और आंसर है बी. व्हाट इज द मैक्सिमम सेटलमेंट अलाउड फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर ऑन सैंड. आइसोलेटेड है और सैंड है तो कितना हो जाएगा, 40 mm. बाकी सबके लिए आपको यहां गिवन है, a bridge footing is to be constructed in sand, the ground water level is at ground surface. ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है ग्राउंड सरफेस पर है. द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी वुड बी बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ सॉइल यूनिट वेट. अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, तो ये पूछा है कि कैलकुलेशन में हम क्या यूज करेंगे, तो कैलकुलेशन में हम वॉयंट यूनिट वेट यूज करेंगे, इफेक्टिव. ठीक है, इफेक्टिव वेट यूज करेंगे ना कि टोटल यूनिट वेट. ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर. नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके सर्वे से. व्हेन द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिटरमाइंड फ्रॉम ए सिंगल सेटअप बाय बैक साइटिंग ऑन 1 पॉइंट एंड फोर साइटिंग ऑन अदर पॉइंट एंड लेंथ ऑफ फोर साइड एंड बैक साइड आर मेड इक्वल, देन मतलब ये 2 पैक टेस्ट हो गया. एक जगह से आपने एक बैक साइड ली, एक फोर साइड ली, और दोनों की डिस्टेंस बराबर है, तो स्टेशन दो इंस्ट्रूमेंट जो है वो दो स्टेशन के बीच में इक्वल डिस्टेंस पर लगा हुआ है. तो अगर किसी भी प्रकार की कॉलिमेशन एरर है तो वो यहां से रिमूव हो जाएगी, यही पूछा है इसने. और देख लेते हैं, एरर ड्यू टू नॉन पैरेललिज्म ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब व्हेन बबल इज सेंटर, एंड एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन आर एलिमिनेटेड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 2 पैक टेस्ट के प्रोविजंस आपसे पूछे हैं लैंग्वेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेथड विच गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट इन मेजरमेंट ऑफ एरिया, सिम्पसन 1/3 रूल. काफी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये. मैच द फॉलोइंग लिस्ट. ठीक है, एलिडेट कहां यूज होता है, प्लेन टेबल में. एरो चेनिंग में यूज होता है. बबल ट्यूब थियोडोलाइट में भी है और लेबलिंग में भी है, बट लेबलिंग में यूज करेंगे. और स्टेडिया हेयर थियोडोलाइट में. तो ए में तो हो गया 3, ए में 3, बी में हो गया 1, तो इधर कोई ऑप्शन होगा, बी में हो गया 1, और सी में हो जाएगा आपका 2, हाँ, और डी में हो गया 4. ऑप्शन डी इज करेक्ट. If the four bearing of line AB and back bearing of line BC, if four bearing of line AB and BC are 190 degree and 39 degree respectively, the included angle. हालांकि इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, AB 190, A से B 190 फोर बियरिंग, और उसके बाद में B से BC फोर बियरिंग है कितना 29 नहीं 39,
मतलब एक बार इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं कि एक पॉइंट है ए और यहां से इस ए बी लाइन की बियरिंग है 190, ठीक है, 4 बियरिंग। फिर बी सी की जो बियरिंग है वो है कितनी, यहां से 39 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो ये 10 डिग्री का है तो ये भी 10 डिग्री का है, तो यहां 10 माइनस हो जाएगा, 29 डिग्री आ जाएगा यहां पर, 29 डिग्री इंक्लूडेड एंगल प्रीसीडिंग लाइन से फॉरवर्ड लाइन की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्लूडेड एंगल 29। The method of labeling in which the height of mountains are found by observing the temperature at which the water boils is known as, मतलब यहां पर टेम्परेचर का कंसेप्ट यूज किया गया है लेबलिंग में, उसको बोलते हैं हाइपोसीमेट्रिक लेबलिंग। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 107 नंबर क्वेश्चन, which one of the following specification for the length of baseline refers to third degree triangulation system? थर्ड डिग्री ट्रायंगुलेशन सिस्टम में लेंथ ऑफ बेस लाइन लेते हैं हम 0.5 से 3 किलोमीटर, ऑप्शन ए। बाकी अलग अलग तरह के होते हैं तो एक बार इनको जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the bubble of a level tube was moved by 10 division then change in staff intercept was 0.05 meter. If distance between staff and instrument was 100 meter then the sensitiveness of bubble tube is given as, तो sensitiveness of bubble tube is equal to अल्फा अपॉन एस बाय एन डी। सब कुछ दे रखा है आपको डायरेक्टली। एक्चुअली ये जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी, उसको कन्वर्ट करना होगा आपको डिग्रीज में, और डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आप सॉरी सेकंड्स में, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 206,265 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो ऑप्शन मतलब कैलकुलेशन से जो आंसर आएगा आपका, स्टाफ इंटरसेप्ट है एस 0.05, एन है 10 और डी है डिस्टेंस 100, तो 10.3 सेकेंड, 10.3 सेकेंड। नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम सॉम, कंसीडर द 3 prismatic beams with clamped support PQR as shown in figure. Given that the modulus of elasticity is 2.5 into 10 raised to power 4, the moment of inertia I दे रखा है, the correct comparison between shear force and bending moment M developed at supports. तो ये जो E और I है ये तो कोई काम के है नहीं, बस हमको ये देखना है कि इसमें shear force कितना आएगा, SP आ जाएगा 80, ठीक है। यहां अगर हम देखें तो SQ सपोर्ट ही तो है, रिएक्शन तो यही आनी है 160, 20 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, तो टोटल हो जाएगा 160। और यहां पर हो जाएगा मोमेंट लगा हुआ है, तो मोमेंट की वजह से कितना आएगा यहां पर, अगर हम शियर फोर्स डायग्राम देखें तो यहां कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रही है क्योंकि एंड मोमेंट इसको रजिस्ट कर लेगा, तो ठीक है। ओवरऑल देखें नहीं, बट रिएक्शन तो आएगी, ऐसी बात नहीं। RR इंटू 8 इज इक्वल टू 640, तो ये आएगा 80, इसमें आएगा RR SR आएगा 80, ठीक है। तो जो बट शियर फोर्स डायग्राम जो मोमेंट है उसके लिए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन बन रहा है, जो SQ है शियर फोर्स एट Q, वो P से और SR से ज्यादा है, तो एक ही ऑप्शन सी सही जा रहा है इसमें, क्योंकि इसमें SQ जो है SR से कम है, इसमें भी SQ जो है SR से कम है, और इसमें बराबर दे रखा है, तो एक ही ऑप्शन सही जा रहा है। बाकी आप बेंडिंग मोमेंट के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो सब में बेंडिंग मोमेंट बराबर आएगा। चलो किया हुआ है क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट के लिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एम एंड थीटा रिलेशनशिप फॉर सिंपली सपोर्टेड शोन इन बिलो द फिगर। ओके, इसमें पूछा है एम और थीटा के बीच में मोमेंट लगाया हुआ है और थीटा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो स्लोप के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा एम अपॉन ई आई डायग्राम का एरिया, एम अपॉन ई आई डायग्राम का एरिया। और बेसिकली इसको जब सॉल्व करोगे आप एम अपॉन ई आई डायग्राम को, क्योंकि सी पर तो 0 हो गया, थीटा सी माइनस थीटा ए,
तो थीटा सी तो जीरो हो गया, हॉरिजॉन्टल है, थीटा ए हो जाएगा m अपॉन ई आई इंटू एल बाई टू, एम अपॉन ई आई का डायग्राम, और थीटा ए हो जाएगा आपका, तो यहां से जो कैलकुलेशन आ रही है वो एम एल अपॉन ई आई अपॉन टू थीटा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कंसिडर द बीम ए बी shown in figure below. The part AC of the beam is rigid. अच्छा ये rigid है, ये जो पार्ट दे रखा है ये रिजिड पार्ट है, while while part CB has the flexible rigidity EI, ये फ्लेक्सिबल पार्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्लेक्शन एट एंड बी एंड बेंडिंग मोमेंट एट एंड ए। तो बेंडिंग मोमेंट तो क्या हो जाएगा, P इंटू 2L 2PL, और डिफ्लेक्शन की बात करें तो ये जो रिजिड पार्ट है वो रिजिड की ही तरह काम करेगा, तो PL क्यूब अपॉन 3I, तो PL क्यूब अपॉन 3I और 2PL डिफ्लेक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि ये जो रिजिड पार्ट है फिर वो फिक्स एंड की तरह ही काम करेगा, इसमें किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ विड्थ 200 mm and depth 500 mm is subjected to a bending moment of 6 kilonewton meter. The bending stress at a distance of 250 mm from the bottom fiber. अरे बॉटम फाइबर से देखिए बीम है 500 है, 500 mm इसकी डेप्थ है और 200 mm विड्थ है, और इसके बॉटम से 250 mm पर हमसे स्ट्रेस पूछा है, तो 250 mm तो न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस क्या होता है, जीरो, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा यहाँ। विदाउट आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तब भी आंसर जीरो ही आएगा। द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी G upon E for any elastic isotropic material is, ठीक है, for elastic isotropic material mu varies from 0 to 5, तो एक बार आप 0 पुट करें म्यू की वैल्यू और एक बार आप 0.5 पुट करें, उससे आपको एक रेशियो मिल जाएगा और E इज इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, तो यहां से G बाई E आएगा आपका 1/2, और जब म्यू की वैल्यू आप 0.5 पुट करोगे तो यहां से G बाई E की वैल्यू आएगी 1/3, तो ओवरऑल म्यू ग्रेटर देन 0 से लेके 0.5 के लिए जो वैल्यू आ रही है आपकी वो कितनी आ रही है, यहां पर 1/3 से 1/2, तो ऑप्शन देख लेंगे एक बार, लेस देन 1/2 एंड मोर देन 1/3, तो A एंड C, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ए क्यूब हैविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 114 था, 115 नंबर क्वेश्चन। द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूडीएल, यूडीएल लगा हुआ है और उसका फिर पूछा है, तो यहां पर हो जाएगा यूनिफॉर्म इन नेचर, लीनियर इन नेचर, पैराबोलिक इन नेचर, हाइपरबोलिक इन नेचर, पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है, यूडीएल के जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। नेक्स्ट है, a cube having each side of length A is constrained in all direction and is heated uniformly so that the temperature raised to the T degree. If alpha is the thermal coefficient of expansion of the cube material and the E is the modulus of elasticity, stress develop in cube. आपने क्यूब को चारों तरफ से रिस्ट्रेंड कर रखा है और उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, उस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को रजिस्ट किया हुआ है थर्मल की वजह से, टेम्परेचर की वजह से L इंटू अल्फा इंटू टी डिफॉर्मेशन होना चाहिए और उसको रोक दिया गया है, तो वहां इस कंसेप्ट को यूज किया है। ठीक हो, सिग्मा लग रहा होगा चारों तरफ से, तो जो स्ट्रेन आना चाहिए था वो अल्फा इंटू टी, ठीक है, स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर राइज, स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा, दोनों बराबर होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा इसमें और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा सिग्मा अपॉन ई माइनस सिग्मा अपॉन म्यू इंटू सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा अपॉन ई, तो सिग्मा इंटू 1 माइनस 2 म्यू, तो अल्फा टी ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये नंबर था क्वेश्चन का 116, 116, 17वां नंबर क्वेश्चन। The loading and unloading response of a metal is shown in figure.
द इलास्टिक एंड प्लास्टिक स्ट्रेन कॉरस्पॉन्डिंग टू 200 MPa। ठीक है साहब, लोडिंग और अनलोडिंग दे रखा है। टोटल स्ट्रेन डेवलप होता है 0.3, ठीक है साहब, और उसमें से रिकवर कितना हो जाता है 0.3 में से, जो मटेरियल है वो यहां आके रुक जाता है। पहले टोटल यहां तक पहुंच गया, फिर आपने लोड अनलोड कर दिया तो यहां पहुंच गया, तो जितना रिकवर हो गया दैट इज प्लास्टिक इलास्टिक स्ट्रेन 0.02, और जो परमानेंट रह गया दैट इज द प्लास्टिक स्ट्रेन। तो इलास्टिक हो गया 0.2 और प्लास्टिक हो गया 0.1, ऑप्शन सी। ठीक है, 118वां नंबर क्वेश्चन है टॉस से। ए प्रॉब्ड कैंटिलीवर विथ हिंज प्रॉब्ड इज इंडिटरमिनेट एक्सटर्नली। प्रॉब्ड कैंटिलीवर है तो ये जो आपका जाएगा ये फर्स्ट डिग्री जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्ड कैंटिलीवर है, यहां पर 3 अननोन्स हैं, यहां पर 1 अननोन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास में 3 होंगी, इसलिए 4 - 3 = 1 डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेशन। तो इसमें जो आंसर चला जाएगा वो आपका चला जाएगा सी। नेक्स्ट है, इफ strain energy of a deformed elastic body is represented as function of displacement d1 d2, partial derivative of that function with respect to any chosen displacement is gives the corresponding force. This statement principle is called as, एक्चुअली कास्टिग्लिआनो थ्योरम यही बताती है आपको। तो कास्टिग्लिआनो फर्स्ट थ्योरम यही कहती है, द पार्शियली डेरिवेटिव, या फिर इसको मैथमेटिकल अगर बोलूं तो du/dt या स्ट्रेन एनर्जी अपॉन विद रेस्पेक्ट टू डिफॉर्मेशन, वो रिजल्ट देता है रिएक्शन या फोर्स को। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट थ्योरम ऑफ कास्टिग्लिआनो, द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी इन ए स्ट्रक्चर विद रेस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन कंपोनेंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड एट दैट पॉइंट। दिस इज द कास्टिग्लिआनो फर्स्ट थ्योरम। और अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, फोर्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन, हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो डिफॉर्मेशन देगा। ये देखो, नाउ कैरी ओवर फैक्टर CAB, ये हिंज है तो पॉइंट CA है ना, कैरी ओवर फैक्टर सॉरी A to B फॉर द बीम सॉन इन फिगर, तो ये आपका आ जाएगा 1। सॉल्व कर लीजिएगा। मोमेंट है m लगाते हैं यहां पर, तो b पर कितना ट्रांसफर होता है वही हमको कैलकुलेट करना है। अप्लाइंग ए मूवमेंट एट a, ठीक है, लेट रिएक्शन एट a एंड b विल की VA एंड BB रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कैरी ओवर फैक्टर कैलकुलेट करना है। कैरी ओवर मूवमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कैरी ओवर फैक्टर इज इक्वल टू कैरी ओवर मूवमेंट अपॉन अप्लाइड मूवमेंट। तो कैरी ओवर मूवमेंट आएगा b पर m और अप्लाइड मूवमेंट भी m था, तो इसलिए कैरी ओवर फैक्टर कितना आ जाएगा आपका 1। बाकी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस पेपर सोल्यूशन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस का यहाँ सोल्यूशन देखने को मिला होगा, और आप अपने जो भी आपने गलतियां की हैं, जो भी आपने सिली मिस्टेक्स की हैं, उनको आइडेंटिफाई किया होगा। सो गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें जॉनटेक के साथ में, और आने वाले पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से करें। थैंक यू सो मच।